नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 5 तस्वीरें आप देख लीजिए जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली खबर में बात करेंगे हाथरस गैंगरेप मामले की, जिसमें पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए एक तरफ पूरा देश सड़कों पर उतर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस पीड़िता की पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देकर दावा कर रही है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म ही नहीं हुआ, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। दूसरी खबर में हम बताएंगे कैसे शिवराज सरकार के ही एक मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी। तीसरी खबर भांडेर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का एक विवादित बयान सामने आया है। चौथी खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश में पटवारियों को लैपटॉप मिलने से पहले ही किस तरह प्रदेश की सियासत में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एक बार फिर से सड़कों पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इस बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट अलग ही दावा कर रही है। दलित युवती की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का दावा है कि पीड़िता के शरीर में कोई स्पर्म भी नहीं मिला जो रेप की पुष्टि करता हो। उन्होंने कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट में सिद्ध होता है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ था। ऐसे में अब आगे की जांच जारी है। हालांकि इन रिपोर्ट से जो बात पोस्टमार्टम में सामने आई थी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि पीड़िता के साथ काफी दरिंदगी हुई है और यही कारण है कि शरीर पर अलग अलग जगहों पर चोटों के निशान हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के फॉरेंसिक हेड बीएन मिश्रा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परखा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं है, लेकिन पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को नुकसान हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हड्डी टूटने, शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण पीड़िता की मौत हो गई। बता दें कि हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को चर्चा की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो कि मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में ये सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे। जो दिल्ली बच्ची जिसकी मौत हुई, जिस पीड़िता की हम बात कर रहे हैं हाथरस में, उसने मरते मरते कहा था कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। उसकी मां जो वहां उस खेत में मौजूद थी, जिसने उन लोगों को भागते हुए देखा था, उसने भी इस चीज की पुष्टि की थी। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बॉडी में स्पर्म ही नहीं मिला। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उसकी हड्डियां टूट गई थी, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, इसलिए उसकी मौत हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ, इस वजह से उसकी मौत हुई है। किसे सच माना जाए, उस मरती हुई बच्ची को, उसकी मां को, या फिर इन फॉरेंसिक रिपोर्ट को? राजू संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पारुल, अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लूट, डकैती, हत्याकांड, बलात्कार, गैंगरेप का मामला जिस तरीके से प्रदेश में चल रहा है, चाहे बात हाथरस कांड की हो या बात करें बलरामपुर की, इसके साथ बात करें जब भदोही की घटना को लेकर यूपी में बवाल जारी है। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए, पारुल बता दूं, विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे कांग्रेस की बात करें अजय कुमार लल्लू हो, जो हाहाकार मचा हुआ है प्रदेश में। जिस तरीके की गैंग रेप होता है, गैंग रेप होने के बाद में जिस तरीके से पहले तो रिपोर्ट आती है उसके साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप के साथ में जिस तरीके की घटना हुई, उसकी मां का बयान है, खेत में भागते हुए दरिंदों को देखा गया, जितने भी दरिंदे थे। उसके बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्यों ये नाम निकाला जाता है, एक तरफ रिपोर्ट आती है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार बैकफुट पे आ गई है। क्योंकि योगी सरकार के पास में बात बनाने के अलावा कुछ काम तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो अपराध रोक नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितना अपराध चरम पर है, देखिए जिस तरीके से देखा जाए, बच्चियां अभी तो स्कूल नहीं चल रही, स्कूल जाती थी,
बराबर घटनाएं होती थी। आज जब प्रदेश की हाथरस की घटना की बात करें, चाहे बलरामपुर की करें, चाहे जिस तरीके से देखा जाए भदोही की घटना की बात करें, वो प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी सरकार को कटघरे में खड़ी करती है। एक तरफ जिस तरीके से देखा जाए फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करें, उसकी मां का जो बयान है, पहले जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के पहले जब पीएम रिपोर्ट आती है, वो सॉरी इसकी डॉक्टरी रिपोर्ट आती है, तो उसमें कहा जाता है कि इसके साथ प्राइवेट पार्ट पर नुकसान पहुंचा है। पर इस तरीके की जिस तरीके की रिपोर्ट की यहाँ पर अगर बात करें, जिस तरीके से मासूम बच्ची को दरिंदों ने जिस तरीके से घटना दी उसके साथ किया, वो बहुत निंदनीय है। उनको फांसी की सजा होना चाहिए। और योगी सरकार पर जिस तरीके से देखा जाए, नरेंद्र मोदी की बात करें, भारत के पीएम है वो, उनकी जब कार्यालय को घेरा गया 2 दिन पहले वहाँ बनारस को, तो वहाँ फोन पे बात हुई और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को समझाया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जाए और दरिंदगियों को जिस तरीके से दरिंदगी हुई है उनको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई, उनको सजा दी जाए। यहाँ अगर बात करें, विपक्ष लगातार हमलावर है। बात करें एक्टर, जिस तरीके से सिंगर की बात करें, भाजपा के सांसद हैं हंसराज हंस, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, उसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा की थी। कहीं ना कहीं देखा जाए, सरकार के ही अगर नुमाइंदे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कानून व्यवस्था के सवाल खड़ेंगे तो विपक्ष हमलावर क्यों नहीं होगा? पारुल। बिल्कुल राजू, विपक्ष हमलावर तो होगा ही, लेकिन सवाल फिर उस बच्ची के साथ जो इंसाफ होने को था या हो सकता था, उस पर तो पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि रिपोर्ट्स ही नहीं दावा कर रही हैं सिस्टम में बैठे लोगों की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की। पोस्टमार्टम को भी अब जब परखा जा रहा है तो दावा ही नहीं हो रहा कि कुछ हुआ था। तो क्या वो बच्ची मरते मरते क्या झूठ बोल गई? क्या उसकी मां ने झूठ कहा? क्या अब उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? तमाम सवाल खड़े हैं। अब इसके बाद देश से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। तो देश उबल रहा है हाथरस की घटना को लेकर, लेकिन बाद में खबर आती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद वो कहते हैं कि छेड़छाड़ हुई है लेकिन स्पर्म नहीं मिला। शर्मनाक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थकते, तो वहीं उनकी ही सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव ने सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। दरअसल मंत्री गोपाल भार्गव आधी रात को सागर जिले के गड़ाकोटा के एक स्वास्थ्य केंद्र में स्कूटी से औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां उन्हें एक भी स्टाफ का मेंबर नहीं मिला, जिससे वो हैरान रह गए। मंत्री ने इसका एक वीडियो बनाया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात 2:30 बजे मंत्री भार्गव स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण करने आम जन के साथ स्कूटी पर पहुंच गए थे। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ तो दूर की बात है, चौकीदार तक मौजूद नहीं था। ये देखकर मंत्री जी हैरान रह गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भार्गव ने निरीक्षण के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री के गृहनगर के स्वास्थ्य केंद्र में ये हालात हैं। मंत्री ने ऐलान किया कि वो जब भी अपने क्षेत्र में रहेंगे, दिन और रात में कम से कम 2 बार इन अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे। भार्गव के इस वीडियो पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव जी को धन्यवाद, आपने कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल मानवता पर एहसान कर दिया। और जानकारी और भी हम इस पर आगे लेंगे, समझेंगे। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एक्टर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गोपाल भार्गव मिनिस्टर मध्य प्रदेश कैबिनेट में, और उसके बाद जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद किसी और मिनिस्टर को संपर्क नहीं करते, स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं संपर्क करते, वो डायरेक्ट इस वीडियो को अपलोड करते हैं। इस खबर के क्या मायने निकाले जाए सर? अब कांग्रेस हमलावर है। देखिए, निश्चित तौर पर पारुल, जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छुपी नहीं है, लेकिन गोपाल भार्गव ने जो कुछ किया है तो उस तरह से उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, ये निरीक्षण वो पहले भी कर सकते थे, क्योंकि कोरोना की अगर बात करें तो 23 मार्च 25 मार्च के आसपास से लॉकडाउन लगा था। उसके बाद से लगातार खबरें आ रही थी कि अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। खुद गोपाल भार्गव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, भोपाल में उन्होंने इलाज कराया था। ऐसे तमाम सारे नेता मंत्री हैं जिन्होंने अपने जिलों को छोड़कर भोपाल को चुनाव इलाज कराने के लिए, चाहे वो हरदीप सिंह डंग हो, चाहे वो प्रभुराम चौधरी हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग अपने क्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती होते तो वहाँ की स्थिति में सुधार होता, वहाँ के डॉक्टर ज्यादा चौकस रहते, और इन मंत्रियों के जब भर्ती होने से वहाँ पर जो चिकित्सा के इंतजाम थे सरकारी अस्पतालों वो चाक चौबंद होते, लेकिन ये सारे के सारे प्राइवेट अस्पतालों में गए। गोपाल भार्गव आधी रात को पहुंचते, खुद उन गड़ाकोटा से ही वो विधायक रहने वाले हैं, वहीं के उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ वो आता है,
और गड़ा कोटा में ही वो रहते हैं, उनका घर है। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास सारी जानकारी रही होगी। तो इतने समय बाद उनको आधी रात को ही क्यों सूझा, जबकि वो दिन में भी अगर जाते तो शायद यही बदहाली देखने को मिलती या ज्यादा बेहतर स्थिति नजर आती। क्योंकि अगर दिन में जाते तो हो सकता कुछ डॉक्टर नहीं मिलते, कुछ मरीज परेशान होते मिलते, उन मरीजों को फायदा मिल जाता। जब आधी रात को आप पहुंचे तो डॉक्टर नहीं है। और जैसा वो खुद ही फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा है कि एक मजदूर दोस्त चलिए, लगता है संपर्क टूट गया मनोज जी से हमारा। हम कोशिश करेंगे एक बार उनसे फिर से बात कर सकें और इस खबर का हम पूरा विश्लेषण उनसे ले सकें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए कद्दावर मिनिस्टर, कद्दावर नेता अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करे तो उसके मायने क्या, और वो भी ऐसे समय जब कोरोना काल है, पहले ही विपक्ष इस मामले में हमलावर है, और दूसरी तरफ ये भी कि देर रात पहुंचे थे गोपाल भार्गव और वीडियो बनाया, उन्होंने अपलोड किया, जिसको अब कांग्रेस ही रीट्वीट कर रही है। तो बड़ा मामला निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आया है, वो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है खबर, हेल्थ से जुड़ी हुई है खबर, क्योंकि कोरोना काल है और सभी को इलाज सही तरीके से मिल रहा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हालात बेहतर हैं, ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मनोज जी वापस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि गोपाल भार्गव का ये जो कदम है निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, उसमें सुधार नहीं। अगर वो ये चाहते तो दिन में जा सकते थे या रात में भी जब वो गए तो वो स्वास्थ्य मंत्री से बात करते, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से बात करते, जिले के कलेक्टर से बात करते वो, और सुबह तक जो लापरवाह अधिकारी है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, कंपाउंडर हो, उनको सस्पेंड कर दिया जाता, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता। तब तो ये लगता कि आपकी मंशा ठीक थी और आप व्यवस्था में सुधार करना चाह रहे हैं। लेकिन आप भी एक पीड़ित की तरह फेसबुक पेज पे आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके सहयोगी प्रभु राम चौधरी से उनको आप बात कर सकते थे कि ये अव्यवस्था चल रही है, इसको सुधारा जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। दूसरी बात है, वो गड़ा कोटा में खुद उनका निवास है, वो खुद वो लिख रहे हैं कि लंबे समय से अव्यवस्था चल रही थी, तो उसके पहले उनको कभी एक बार दिन में भी चक्कर लगा लेते। वो जब खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो उस अस्पताल में भर्ती हो जाते, तो शायद वहाँ की कुछ व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता है। तो जाहिर सी बात है कि आप एक पीड़ित की तरह पेश आ रहे हैं, लेकिन आप एक मंत्री अपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह व्यवहार लगा उनका। सर, अपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह व्यवहार लगा उनका। यहाँ कांग्रेस होती तो समझ भी आता। क्या अभी भी वो जो समन्वय बनाने की कोशिश हो रही थी सिंधिया खेमे के जो विधायक हैं उनके साथ, मंत्री हैं उनके साथ, वो लग नहीं रहा कि वैसा हो पा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन जो सहयोगी हैं उनके, प्रभु राम चौधरी बीमार है तो वो कलेक्टर से बात कर सकते थे। अगर आपको किसी मंत्री से बातचीत में परेशानी है तो अपने जिले के कलेक्टर के पास पावर है कि वो एक्शन ले सकता था, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। होना ये था कि आप आधी रात को सारे डॉक्टरों को बुलवाते, उनके वहीं क्लास लेते और कलेक्टर को बुलवाते और उसको व्यवस्था बताते कि देखिए अस्पताल की हालत है, CMHO को बुलाते। और सागर में मेडिकल कॉलेज के हाल भी बुरे हैं, कोरोना के कारण कई सारे मरीजों को मौत हुई और वो अच्छे उपचार नहीं मिल पा रहा है मेडिकल कॉलेज में। तो जब एक मेडिकल कॉलेज की स्थिति है तो गड़ा कोटा जैसी छोटी जगह के हेल्थ सेंटर की स्थिति का अंदाज लगा सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो गड़ाकोटा जो कि गोपाल जी का ही क्षेत्र है, गोपाल भार्गव वहां पहुंचे, चाहते तो वो बहुत तरीके अपना सकते थे व्यवस्थाओं को सुधार के लिए, लेकिन डायरेक्ट उनका सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो अपलोड करना उनकी ही सरकार को, उनकी ही सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक परेशानी खड़ी कर देता है। आगे बढ़ेंगे। भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने एक और विवादित बयान दिया है जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक सभा को संबोधित करते हुए फूल सिंह बरैया ने कहा कि अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जाग जाना चाहिए, वरना वो देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से भारत छोड़ने की बात करने वाले पहले खुद देश छोड़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो मुसलमान के बाद भारत में आए हैं। संभवतः बरैया का इस तरह का सवर्णों की तरफ इशारा जो है
वो सवर्णों की तरफ था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान एक ही पिता की संतान हैं, चाहे वो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। बरैया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा अगर हम एक हो गए तो वो 15 हैं और हम 85 के मुकाबले नहीं कर पाएंगे। वहीं बरैया के इस बयान पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा विचारों में किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, घृणा की भावना भी आना पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई घृणा की राजनीति का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। बहुत कम रह गया है। अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे। अगर हम लोग मजबूती से आ गए तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, क्योंकि मुसलमान हमारा भाई है। डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, और नहीं तो लड़ाई बंद कर दो, भाई भाई का रिश्ता स्वीकार कर लो, इसमें भलाई है। लड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान है। हम 85 है, तुम 15 है, एक एक पर 6 चढ़ेंगे। आज गांधी जी का जन्मदिन है। चारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है, और इसलिए इस तरह की बातें करना ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, और ना किसी के हित में है। तो विवादित बयान फूल सिंह बरैया की तरफ से दिया गया है। कैंडिडेट हैं कांग्रेस के भांडेर से, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है उसके और क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि है तो विवादित, और इस तरह की टिप्पणी करना वो भी ऐसे एक नेता को जो इस इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। एक बार फिर से वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से उस बयान की आप विश्लेषण कीजिए वैभव, आखिर क्या समझा जाए, फूल सिंह बरैया कहना क्या चाह रहे थे? शायद भांडेर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन संघर्ष दल के नेता नहीं, अब वो कांग्रेस के नेता है। और 28 विधानसभा सीटों पर जो मुख्य लड़ाई लड़ रही है वो कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस ने ही उन्हें मौका दिया है कि आप पंजे पर अपना किस्मत आजमाइए, और भांडेर की विधानसभा जो उन्हें प्रत्याशी भी बनाएगा। जिस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया, एक तरफ तो कांग्रेस की जो पार्टी लाइन कहती है वो संभाव की बात करती है, सार्वजनिक जो संभाव होता है, उसके साथ ही वो किसी जाति विशेष की बात अब नहीं करती है। कांग्रेस अपना क्लेवर बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पर लंबे समय से आरोप लगते रहे कि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, वो दलित वर्ग का उसका वोट बैंक होता है, और सवर्णों की जो नाराजगी जो कारण कांग्रेस का रहा है, और यही कारण है कि कांग्रेस इतने सालों से सत्ता से दूर रही है। तो कांग्रेस के जिस तरह से राहुल गांधी को भी देखा था कि वो मंदिर पहुंचे 2018 के विधानसभा चुनाव में, जब केंद्र के चुनाव होने से तब भी राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश की थी। लेकिन भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी फूल सिंह बरैया इस तरह का विवादित बयान देते हैं, जहां वो कहते हैं कि अभी भी वक्त है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जाग जाना चाहिए, वरना सवर्ण देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हमको थोड़ा पीछे भी जाना होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया था कि कोई माई का लाल, वही कितना माई का लाल भारी पड़ा था शिवराज सिंह चौहान को, कि हर कोई जानता है 2018 में जो चुनाव हुए फिर कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली, कांग्रेस की सरकार 15 महीने तक रही। तो इस तरह के जो विवादित बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। जैसे ही फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया, कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता कन्नी काटते हुए नजर आए, चाहे वो कमलनाथ हो और कमलनाथ के अलावा जितने भी बड़े नेता हों, चाहे वो प्रवक्ता हों, वो इस बयान का ना तो समर्थन कर पा रहे थे, तरह से वो इस तरह से कन्नी काटते नजर आए। उन्होंने कोई भी इस पर अपनी अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तो हम देखते हैं कि कमलनाथ के एकदम से ट्वीट आ जाते हैं, कोई भी घटना होती, दुर्घटना होती, लेकिन अब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी फूल सिंह बरैया लोगों को जाति के आधार पर बांटने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवर्ण वर्ग देश को हिंदू राष्ट्र बना देगा। इस मामले की शिकायत भी की जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है, और इसके साथ ही और मुसलमानों से भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं, सवर्णों को पहले देश छोड़ना होगा। तो जहां हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, अगर तो और जिस तरह से जाति भेद को बढ़ाने वाले फूल सिंह बरैया बयान दे रहे हैं, तो शायद फूल सिंह बरैया को समझना होगा कि उनकी पार्टी या बसपा या बहुजन संघर्ष दल नहीं, वो कांग्रेस के। ये वीडियो और ये बयान फूल सिंह बरैया का कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है और इससे भी
इत्तेफाक रखना चाहिए कि बीजेपी इस मुद्दे को जाने नहीं देगी, क्योंकि वो बयान जो आपने भी याद दिलाया माइका लाल, उसे भी कांग्रेस ने खूब भुनाया था, और अब जब इस तरह का बयान सामने आया है तो बीजेपी भी इस मुद्दे को जानने नहीं देगी। आप बने रहिए, अगली खबर पे भी आपसे बात होगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह के बयानबाजियां चल रही हैं, सियासत का माहौल है, और ऐसे में टिप्पणियां जो आ रही हैं उस पर विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज देखने के लिए पटवारियों को लैपटॉप प्रदान किए जाने का ऐलान किया है। पटवारियों को ये लैपटॉप 7 साल के लिए दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का जहां भाजपा और मंत्रियों ने समर्थन किया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस फैसले से खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के फैसले पर जारी सियासत पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की पटवारियों को अब मध्य प्रदेश के अंदर लैपटॉप दिलाया जाएगा। ये कार्य कंप्यूटराइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। लैपटॉप खरीद को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसको लेकर विवाद होना शुरू हो गया है, क्योंकि पटवारियों से 6th जनरेशन लैपटॉप खरीदने को कहा जा रहा है, जबकि 50,000 रुपए में 10th जनरेशन लैपटॉप भी आ जाता है। इसके साथ ही खरीद में 256 GB की हार्ड डिस्क और ड्यूअल कोर प्रोसेसर का जिक्र किया गया है, जो वर्तमान समय और भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर लैपटॉप की खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से की जाती है तो प्रतिस्पर्धा के चलते अच्छे और सही कीमत पर लैपटॉप मिल जाते। तकनीकी विशेषज्ञ लोकेश परमार भी इस पूरी खरीद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरी योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा गया है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि पटवारी जो है, क्योंकि वो तकनीकी व्यक्ति नहीं होता, तो उसे नहीं मालूम होगा कि वो सही लैपटॉप कौन सा खरीदना होगा। मेरे हिसाब से शासन में कई तकनीकी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जिन लोगों को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, और शासन को स्वयं खरीद के जो है वो लैपटॉप जो है उच्च गुणवत्ता के वो पटवारियों के पास पहुंचवाने चाहिए। पैसे डायरेक्टली पटवारियों को देने से वो जो लैपटॉप खरीदेंगे, जो मार्केट में हमारे होम सीरीज़ और कमर्शियल सीरीज़, बेसिकली कोई भी दो चीज़ों में आजकल चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो जो हमारी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेगमेंट होता है वो कमर्शियल सेगमेंट को यूज़ करना पसंद करता है, क्योंकि वो ज़्यादा रगेड होते हैं, और उसके बाद उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हाई एंड सॉफ्टवेयर्स रन करने के लिए उस चीज़ को बनाया जाता है। और उसके अलावा मैं देख भी रहा था ये चीज़ को कि ना, उसमें जो स्पेसिफिकेशन में उन्होंने 6th जनरेशन मांगा हुआ है, अभी 10th और 11th जनरेशन चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि 6th जनरेशन उन्होंने क्यों मांगा है, क्योंकि आज हम जब कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं तो वो अगले 4-5 साल के लिए परचेज़ करते हैं। एक 4-5 साल पुरानी चीज़ को क्यों आज परचेज़ किया जा रहा है? तो मुझे लगता है वो स्पेसिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहिए उन्हें। और मैं ये भी मानता हूँ कि पटवारी क्योंकि तकनीकी उतने विशेषज्ञ नहीं होंगे कि उन्हें क्या सही खरीदने की चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम होम यूज़ होता है हमारा, होम सीरीज़ में, कमर्शियल सीरीज़ में प्रोफेशनल यूज़ होता है, तो वो प्रोफेशनल लैपटॉप को अगर यूज़ करेंगे कमर्शियल सीरीज़ के को उसमें फ़ायदा होगा उन्हें। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है स्पेसिफिकेशन को लेकर और एक नई तकनीक को खरीदने के लिए अगर खर्चा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वही अधिकारियों की इस मनमानी पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार की तैयारी हो रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की दक्षता परखने के लिए पटवारी दक्ष ही नहीं है और न ही विभाग ने सत्यता की जांच की कोई बात की है। केवल आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में ये फैसला लिया गया है। अब इस फैसले के चलते 85 करोड़ का व्यय होगा, लेकिन हर बार की तरह अधिकारियों की मनमानी के चलते प्रदेश की जनता के रुपयों को बर्बाद किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की, ये जो वर्तमान सरकार है, इसका यही काम है कि पुरानी जो है करे कराए शिलान्यासों को फिर से धो पहुँच के नया शिलान्यास कर देते हैं। तो ये इसी योजना में मेरा सरकार से आग्रह है
कि पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने प्रोसेसर खरीदने की बजाय जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, चाहे i9 हो या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स हों और हाई स्पीड कंप्यूटर हों, वो खरीद के उन्हें देना चाहिए, ताकि जो है वो 5-10 साल चलें। नहीं तो अगले साल फिर खड़े हो जाएंगे, फिर से खरीदी होगी, फिर से भ्रष्टाचार होगा। इस भ्रष्टाचार से जनता के पैसे का दुरुपयोग बचाने के लिए सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स उनको देना चाहिए, ताकि वो 5-10 साल तक टिकें। पटवारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के शिवराज कैबिनेट के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस और तकनीकी विशेषज्ञों की मांग है कि लैपटॉप में एक रूपता रहे और इसीलिए एक साथ खरीद की जाए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण सरकार को ही फायदा होगा और अन्य सर्विसेज भी मिल सकेंगी। साथ ही साथ ये आरोप भी लग रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को अंधेरे में रखकर प्रस्ताव पारित कराया है, जिससे 65 करोड़ का नुकसान होने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार दक्षता के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो बात लैपटॉप की है, दिया जाना है पटवारियों को, उनसे कहा है खरीदिए। वर्जन जो कि सॉफ्टवेयर होता है, लैपटॉप कितना अपग्रेड है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वैभव से बात करेंगे। वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, जल्दी से संक्षेप में कैसे देखते हैं लैपटॉप पर सियासत मध्य प्रदेश में? 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे सरकार के लैपटॉप लेने में, लेकिन अगर टेंडर प्रक्रिया सरकार इसका उपयोग करती तो अच्छे लैपटॉप मिलते, प्रतिस्पर्धा के चलते, कंपटीशन के चलते लैपटॉप की जो रेट्स है वो भी कम होती और अपग्रेडेड लैपटॉप मिलते, उसके साथ ही एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिल पाती, क्योंकि आप एक लमसम अमाउंट पे करते हैं किसी वेंडर को और उससे सब पूरा सामान खरीदते हैं और उसके साथ ही सभी पटवारियों को एक जैसे लैपटॉप मिलते हैं। अगर कुछ खराबी हुई तो आप उसको वापस भी कर पाते हैं। पटवारी को जो 50,000 रुपये दिए जाए उसका सही उपयोग हो पाता, लेकिन सरकार ने पटवारियों के खाते में 50,000 रुपये डालने का फैसला लिया और पटवारियों पर ही छोड़ दिया है कि वो अपने हिसाब से लैपटॉप लें। अब कोई मैक लैपटॉप ले सकता है, कोई विंडो बेस्ड लैपटॉप ले सकता है, तो एक उपता कहाँ से आ पाएगी और फिर सरकार कैसे तय कर पाएगी जो लैपटॉप सही है या नहीं है, क्योंकि 19,000 पटवारियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना की रफ्तार तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2041 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2336 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भोपाल में शुक्रवार को भी रिकॉर्ड 322 नए मरीज मिले, जिसके बाद राजधानी में कोरोना का आंकड़ा 18,000 के पार हो गया। तो लगातार कोरोना का बढ़ रहा कहर, लेकिन एहतियातन तौर पर सिर्फ इलाज एक ही, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं अनादि टीवी। नमस्कार।